हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे टिकाऊ विकास के लिए चुनौतियाँ। तो ये जो है हमारा जो है टिकाऊ विकास से संबंधित ही दूसरा टॉपिक है। इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको टिकाऊ विकास के बारे में बताया था कि टिकाऊ विकास क्या होता है और किस तरह से होता है। अब है टिकाऊ विकास के लिए रास्ते में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानने का। तो टिकाऊ विकास के लिए क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो ये है टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा और अनवीकरणीय संसाधनों के क्षरण को रोकना पहली चुनौती है। यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ वो संसाधन जो कि फिर पुनः प्राप्त नहीं हो सकते उनको रोकना ज़रूरी है। इसके अलावा टिकाऊ विकास को हासिल करने के लिए हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने की ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में जो है टिकाऊ विकास को स्थापित करने के लिए 3 चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। और इन 3 चुनौतियाँ ये कौन कौन सी हैं? एक तो है सामाजिक चुनौतियाँ और दूसरी हैं आर्थिक चुनौतियाँ और तीसरी हैं राजनीतिक चुनौतियाँ। तो सबसे पहली जो है सामाजिक चुनौतियाँ, सोशल चैलेंजेस। सामाजिक का संबंध है समाज से, जहाँ पे हम मनुष्य, जनसंख्या और जनसंख्या के भीतर जो जनसंख्या के अंदर होने वाले विभिन्न पहलू हैं उन सब का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली चुनौती में जो सबसे पहली समस्या है वो है जनसंख्या की। तो जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो है जितनी भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उनको प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, लेकिन प्राकृतिक संसाधन तो इतने उपलब्ध हैं नहीं। तो फिर क्या होगा? तो उसमें जनसंख्या को जो है प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनके लिए जो है आप संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जनसंख्याओं पर नियंत्रण होना सबसे पहली चुनौती होगी। और दूसरा जो है वो है अमीरी और गरीबी की सीमा। जैसे कि जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लोग जो है जानबूझकर और अनजाने में पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। यानी कि अमीर लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि वो जाने अनजाने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको कहें कि जैसे कि आजकल वाहनों का इस्तेमाल आपने देखा होगा कि अब शायद हर घर में वाहन होते हैं, सभी के घरों में बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं। बाइक्स तो कॉमनली मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास और अपर क्लास सभी फैमिलीज़ में होती हैं। तो हम थोड़ी सी दूर जाना हो तो उसके लिए भी हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम वहाँ जाने के लिए साइकिल या पैदल चलकर भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम बाइक इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाइक में पेट्रोल भी लगेगा, और पेट्रोल की खपत होना बेवजह वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन का अनुपयोग है। तो इस तरह से क्या है कि जाने अनजाने हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में आजकल पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए समरसीवर लगवा लेते हैं, और क्या करते हैं कि जितनी आवश्यकता होती है उससे कई गुना अधिक पानी को वो ऐसे ही फैला देते हैं। जैसे आंगन धो रहे हैं तो वहाँ पे पाइप लगाकर छोड़ दिया, और जो है बाहर सड़कों को धोने लगे, नालियों को धोने लगे। तो इस तरह से ये सब क्या है? ये पानी का अनुपयोग है। अब पानी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, और ये जो है इसका जो है ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना है। तो अब ऐसा कौन कर सकते हैं? ये जाहिर सी बात है कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास ये सब संसाधन जो है वो हासिल करने में सक्षम है, वही लोग ऐसा करते हैं। और जो है विकसित देशों में एवं कुछ मात्रा में विकासशील देशों में अमीर लोग ही पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार माने गए हैं।
यानी कि जो लोग अमीर हैं वो जो है उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह की सुविधाएं मौजूद होती हैं कि वो उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, जबकि एक गरीब तबका जिसके पास इतनी सुविधाएं नहीं हो पाती वो उन संसाधनों का उतना प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जबकि वो कुछ अन्य तरीक़ों से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। जैसे कि अगर हम गरीब लोगों का देखें तो कुछ जो है इस स्तर के होते हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी नहीं होता भोजन पकाने के लिए कि वो गैस की या तेल की व्यवस्था कर सकें, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लकड़ियों को जलाते हैं जिससे जाने अनजाने धुआं निकलता है और वो धुआं क्या करता है, पर्यावरण प्रदूषण में जो है भाग लेता है। और इस तरह से गरीब तो अपनी जो है भोजन बनाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने पर्यावरण में प्रदूषण भी फैला रहे हैं। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं, जैसे बिजली जो है आपने देखा होगा जितने ज़्यादा इक्विपमेंट्स होंगे कौन अफोर्ड कर सकता है, जो अमीर लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। घर में जो है बिजली, पंखा, गीज़र और जो है बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो बिजली से चलते हैं। अमीरों के अपने घरों में जो है अनावश्यक रूप से खुला छोड़ देते हैं या चला छोड़ देते हैं, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। वो भी क्या है, वो भी जो है एक तरह से प्राकृतिक संसाधन का दोहन हो गया। और तीसरा जो आता है हमारे सामाजिक चुनौती में, वो क्या है कि पर्यावरणीय नीतिपरक एवं जागरूकता की कमी। यानी कि लोगों में क्या है, पर्यावरण और जागरूकता की कमी। टिकाऊ समाज को बनाने के लिए हमें इस तरह के मूल्यों को विकसित करना होता है जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करें। यानी कि हम बच्चों को शुरू से ही अपने पर्यावरण के बचाने से संबंधित, उसकी सुरक्षा करने से संबंधित ज्ञान उनको दें और उनको ये बताएं कि प्राकृतिक संसाधन, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, मिट्टी, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन हैं और इनकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और ये जो है हम उनकी बच्चों की आदतों में शुरू से ही विकसित करेंगे, तभी आगे एक भविष्य में एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण होगा जो इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगी। तो इस तरह से जो है हम जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करके जो है टिकाऊ विकास को स्थापित करने में जो है मदद कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा आर्थिक चुनौतियाँ। तो आर्थिक चुनौतियाँ क्या हैं? आर्थिक चुनौतियों में वे लोग जो आर्थिक रूप से विकसित देशों में रह रहे हैं, संसाधन एवं ऊर्जा के प्रति व्यक्ति अधिक उपयोग करते हैं। यानी कि जो लोग विकसित देशों में, जैसे विकसित देशों में यूरोप के देश, अमेरिका के देश, यहाँ पे रहने वाले लोग संसार के अन्य भागों में रहने यानी कि विकासशील देशों में रह रहे लोगों की अपेक्षा ऊर्जा के और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक करते हैं। यानी कि वो ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे तो अधिक जो है वो जो है अपशिष्ट पदार्थों का जो है उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है कि संसाधन खत्म करने के कारण ये जो विकसित देश हैं, अमीर देश हैं, उनके जो है संसाधनों को खपत करने के कारण गरीब देशों पे क्या पड़ रहा है, भार पड़ रहा है। गरीब देश क्या कर रहे हैं कि वो अपनी गरीबी को समाप्त करने के लिए, विकसित होने के लिए अपने संसाधनों को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? इन विकसित देशों को। तो ये विकसित देश अपना विकास तो कर ही रहे हैं और खुद संसाधनों का इस्तेमाल करके जो है प्रदूषण फैला रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का जो है प्राकृतिक संसाधनों की कमी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने साथ साथ जो देश इन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं उनको जो है उनका ये संसाधनों का भी प्रयोग ये देश कर रहे हैं। तो इस प्रकार गरीब देशों के संसाधन जिस प्रकार वहाँ के लोगों की जीविका निर्भर करती है वे ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि गरीब देशों के लोगों के लिए क्या आवश्यक है? उनके खुद के प्राकृतिक संसाधन। लेकिन अब उनके खुद के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किसने कर लिया? विकसित देशों ने। तो अब वो अपने लिए क्या करेंगे? वो तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। अब वो क्या करेंगे? वो अपने आप को विकसित कर ही नहीं पाएंगे। तो ये भी एक आर्थिक जो है विकास में एक चुनौती है। और दूसरा है व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में असंवेदनशीलता। तो व्यापार और उद्योग दोनों ही पर्यावरण संसाधनों के उपयोग से नज़दीक संबंध रखते हैं। अधिकांश उद्योग एवं व्यवहार पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं है। यानी कि जो लोग अधिकांश अपने उद्योग धंधे करते हैं वो पर्यावरणीय के प्रति
अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित नहीं करते, यानी कि पर्यावरण बचाने से संबंधित नीतियों का प्रयोग नहीं करते। तो इस तरह से इसमें जो है बदलाव लाने की काफ़ी आवश्यकता है। और वित्तीय मामलों का लेखा परीक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पर्यावरण का लेखा परीक्षण। और जो है उद्योगों की पारिस्थितिक हितैषी तकनीकों को अपनाने जैसे कदम उठाने चाहिए, यानी कि और स्कूल पाठ्यक्रमों में जो है पर्यावरण प्रबंधन यानी कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित कार्य किए जाने चाहिए। यानी कि जितने भी उद्योग धंधे विकसित किए जाते हैं, विकसित करने से पहले सबसे पहले जो है उनके लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वो पर्यावरण को बचाने से संबंधित नियमों का पालन करते हुए ही अपने उद्योग धंधों को चलाएं। और तीसरा है पारंपरिक रोजगार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था द्वारा विस्थापन। तो आज के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण युग में पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं का स्थान बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ले लिया है। वैश्वीकरण की क्रिया के कारण मजदूरों के बीच अनिश्चितता एवं असुरक्षा की भावना घर कर गई है। अशिक्षित, अकुशल, गरीब एवं सामाजिक लाभ से वंचित समूह वर्ग के लोग इनमें सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। और पहले लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं के पारंपरिक रोजगार तथा अपनी जीविका चला लेते थे, लेकिन आजकल परिवहन द्वारा सामान एवं कच्चा माल पूरे संसार में भेजा जाता है, जिससे भारी ऊर्जा की बर्बादी होती है। यानी कि जब से दुनिया का वैश्वीकरण हुआ है, वैश्वीकरण का मतलब है कि पूरी दुनिया अब क्या है, आपस में ज़्यादा दूर नहीं रह गई है। आपने देखा होगा हम अपने घर में बैठे हुए दूसरे देशों के फल खा सकते हैं, दूसरे देशों की वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि वो हमारे लिए अब इतनी आसान हो गई हैं कि हम अपने देश में बैठे बैठे उनकी दूसरे देशों में बनाई गई वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। यानी कि व्यापार जो है इतना बढ़ गया है कि एक देश से दूसरे देश और दूसरे से अन्य देशों में ये इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है कि संपूर्ण विश्व का बाज़ार अब एक ही बाज़ार बन गया है। जिससे क्या होता है कि जो है बड़ी बड़ी कंपनियां एक से दूसरे देशों में स्थापित होती हैं और अपने देश का माल बना करके उन देशों में बेचती हैं, जिससे जो उस देश के लोग हैं, उनके जो मज़दूर हैं, जो गरीब वर्ग, जो कार्य करने वाले वर्ग हैं, उनमें जो है एक असुरक्षा की भावना है कि दूसरे देशों से जो कंपनियां हैं वो आकर के हमारे देश में अपना माल बेच रही हैं या अपने सामान बना रही हैं, तो उनको खुद अपने रोज़गार पर संकट जो है लगता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अपना सामान दूसरे देश में ले जाने में, वहाँ पे जाके उसको स्थापित करने में काफ़ी अधिक ऊर्जा की हानि होती है। अगर हो सके तो इसको रोकना चाहिए और जो है वहीं उस लोकल क्षेत्र में ही जो है अपने अपने क्षेत्रों को सब विकसित करें। इस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए तो टिकाऊ विकास की कल्पना की जा सकती है। तो ये तो हो गए हमारे आर्थिक विकास से संबंधित कुछ चुनौतियाँ। और तीसरी जो है वो है पॉलिटिकल चैलेंज, यानी कि राजनीतिक चुनौतियाँ। अब राजनीतिक चुनौतियों का क्या रोल है कि किसी भी देश में उसकी राजनीति का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो किसी भी टिकाऊ विकास का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि उस देश के अथवा राजनीतिक समुदाय इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ न हो। पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुरक्षा की सफलता उस क्षेत्र की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, यानी कि इस बात पर डिपेंड करती है कि उस देश की राजनीति में जो है रह रहे लोग या राजनीति कर रहे लोग पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अगर किसी राज्य का प्रधानमंत्री या किसी देश का प्रधानमंत्री ही अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील ना हो तो फिर वो जो है क्या होगा, ये जो है पर्यावरण की तरफ अधिक ध्यान नहीं देगा, जिससे पर्यावरण संकट उत्पन्न हो सकते हैं। तो मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध में राज्य और नीतियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये नीतियाँ ही देश राज्य की प्राथमिकताओं की संकेत होती हैं। वे नीतियाँ जो मजदूरों एवं स्थानीय जनता के गरीब तबके से संबंधित होती है वो कुछ ज़्यादा ही टिकाऊ होती हैं। और ग्राम पंचायतों को पैसा खर्च करने एवं स्वतः निर्णय लेने के अधिकार मिलने से संसाधनों की सुरक्षा एवं विकास के अधिक अवसर उत्पन्न हो गए हैं। देशों के मध्य शांतिपूर्ण संबंधों का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है
उदाहरण के लिए यदि कोई नदी देशों से होकर गुजरती है तो उसके पानी के बंटवारे पर कोई विवाद नहीं होगा। यदि पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग मिलजुल कर किया जाए, यानी कि ये भी राजनीतिक चुनौतियां हैं कि अगर दो देशों के बीच में आपस में अच्छे संबंध ना हो तो उनमें आपस में मतभेद हो सकते हैं, जिसके कारण पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकते हैं और टिकाऊ विकास को स्थापित करने में जो है मुश्किलें आ सकती हैं। तो यहाँ पे एक नदी का उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए जैसे अभी आपने सुना होगा भारत और पाकिस्तान में बीच में कुछ समय पहले इस तरह का विवाद काफ़ी उठा था कि भारत जो है पाकिस्तान की नदियों का जल बंद कर देगा, जिससे पाकिस्तान में जल के लिए जो है काफ़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में देशों में मतभेद होने पर इस तरह के संकट उत्पन्न हो सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? तो आज के हमारे टिकाऊ विकास की चुनौतियों के लिए यही तीन चुनौतियों का जो है हमें इसमें कंप्लीट करना है इस टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।